नमस्कार। आकाश गंगाधर गैलेक्सी की प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भूगोल से संबंधित बातें। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी किस प्रकार से गतियां करती है, इन गतियों के माध्यम से किस प्रकार से दिन और रात बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से करेंगे हम? कौन सा टॉपिक होगा अपना? पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास है किससे संबंधित होगी भाई? मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। देखो, अगर पृथ्वी गति नहीं करती तो जिस स्थान पे दिन था वहां पर हमेशा क्या होता? दिन ही होता। और जहां पर रात होती वहां हमेशा क्या होती? रात होती। और जिस स्थान पर ग्रीष्म ऋतु होती वहां पर हमेशा ही क्या रहती? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इसका मतलब अगर ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है और दिन और रात बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पृथ्वी अपने स्थान से क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। ये पृथ्वी अपने स्थान से जो गतियां करती है वो दो प्रकार से क्या करती है? गतियां करती है। ठीक है, पहली को बोलते हैं घूर्णन गति। कौन सी बोलते हैं? घूर्णन गति। इस घूर्णन गति का ही दूसरा नाम क्या है? परिभ्रमण। और जो दूसरी गति है वो कौन सी है? परिक्रमण गति। कौन सी है? परिक्रमण। इनके अन्य नाम भी हम देख सकते हैं, जैसे जो घूर्णन गति है यह पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर क्या पूरा कर लेती है। ठीक है, इसके कारण ये एक दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसलिए इसका अन्य नाम क्या हो जाता है? दैनिक गति। कौन सी गति है? दैनिक गति। और यह जो परिक्रमण काल है यह पृथ्वी का लगभग लगभग 365 दिन का होता है। इसका मतलब एक वर्ष का। इसलिए इसको हम कौन सी गति बोलते हैं? वार्षिक गति। कौन सी गति बोलते हैं इसको? वार्षिक गति। ठीक है, अब इन्हीं ही गतियों के माध्यम से दिन और रात का बनना होता है। ठीक है, ध्रुवों पर हम सुनते आए हैं कि 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात होती है, वो भी होता है इसी के माध्यम से। ठीक है, और साथ में अपने उत्तरी गोलार्ध में कभी शीत ऋतु आती है, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी बसंत ऋतु आती है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लास में जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी उसको भी इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जब अक्षांश रेखाएं पढ़ी उसमें यह पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि 21 जून को सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। ठीक है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, इसका मतलब हमें याद ये रखना था कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम? घूर्णन को। तो देखो, पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हुए एक चक्कर पूरा करती है, उसी को क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये अपने अक्ष पर लगभग कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है ये? 23.5 डिग्री, सॉरी, कितना? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये अपने कक्षा तल से जो कोण बनाती है वो कितने का बनाती है? 66.5 डिग्री का। ठीक है, कैसे? इन दोनों चीजों को समझो। सबसे पहले जैसे मान लिया ये अपनी क्या है? पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का क्या हो गया? आधार, जिसे हम तल बोलते हैं। इसका अगर उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाने वाले रेखा को हमने क्या बोला था? ग्रीनिच रेखा, जिसे हम अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ये भी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये एक्स 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, ठीक है। लेकिन जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से है, ये एक्स हो गया, और ये लगभग इस प्रकार से कोण बना हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि पृथ्वी का ये तो कितना था 90 डिग्री, कितना था 90 डिग्री, तो इन दोनों के मध्य जो कोण का मान है वो कितना है 23.5 डिग्री। अक्षांश वक्षांश नहीं है, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितना था 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो बच गया, अब ये बच गया कितने का 66.5 का, और 66.5 और 23.5 कितने हो जाते हैं टोटल 90 डिग्री। तो हमने जब हमेशा दो बातों में कंफ्यूजन रहते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष का कितना डिग्री का कोण बनाती है, अक्ष पर 23.5 डिग्री का, पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है 66.5 डिग्री का, याद रहेगा अभी हमेशा, प्रश्न में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने अक्ष पे तो बनाती है कितने का 23.5 डिग्री का, और कक्षा तल से कितने का बनाती है 66.5 डिग्री का, ठीक है, यहां तक बात ये। अब ये पृथ्वी अपने जो अक्ष पर जो कोण बनाती है उसी के साथ में ये है पश्चिम से किधर घूमती है, पूर्व की तरफ क्या करती है, गति करती है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो गति करती है, अब मुझे ये बताओ कि हमने जब अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी उस समय पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखा है उसकी त्रिज्या क्या है, सबसे ज्यादा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे त्रिज्या के मान में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। इसका मतलब इस स्थान को इस स्थान पर आने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इस स्थान को इस स्थान पर आने में कम दूरी तय करनी, और इस स्थान से इस स्थान पर आने में और भी कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इन सब के पास में समय क्या है, फिक्स है 24 घंटे का, कितने का है, तो इस व्यक्ति को तो तेज भागना पड़ेगा, इसको और धीमा भागना पड़ेगा, इसको और धीमा, और जो ध्रुव पर है वो तो आराम से बैठा रहेगा, वो तो उसको तो खुद को ही घूमना है ऐसे, ठीक है। आगे बात, इसका मतलब ये समझाने का मतलब ये है कि घूर्णन गति में पृथ्वी की सर्वाधिक गति कहां पर होती है, भूमध्य रेखा, कहां पर होती है, और जो ये गति होती है ये होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की। कितनी होती है भाई, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी भूमध्य रेखा पर घूमती है, गति करती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे पृथ्वी की गति में कमी आती जाएगी, और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, कितनी हो जाती है क्योंकि समय क्या है निश्चित है, दूरी क्या है अलग अलग है। आ गई ये बात यहां तक समझ में, कोई समस्या नहीं है यहां तक, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अब इसमें। हाँ आगे देखते हैं अब इसमें कि जो ये गति कितने समय में पृथ्वी पूरी कर रही है 24 घंटे में, लगभग फिक्स टाइम कितना है इसका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, ठीक है, कितना है 4 सेकेंड है, ठीक है। आ गई बात समझ में, 56 मिनट और 4 सेकेंड है, ठीक है। तो ये क्या है पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है। अब इस घूर्णन गति से क्या होता है वो भी देखते हैं, क्या क्या प्रभाव इससे पड़ सकता है, किसके किसके माध्यम से, इस पृथ्वी की घूर्णन गति के माध्यम से, ठीक है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले घूर्णन किसे कहेंगे उसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, इसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं।
घूर्णन का काल कितना है भाई? लगभग 24 घंटे है वैसे तो, और वैसे बात करें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये क्या चीज है? पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी कितनी प्रकार से गतियां कर रही है भाई, जल्दी से बताओ। 2 प्रकार से। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाकर करती है? 23.5 डिग्री का कोण बनाकर करती है। ठीक है, इसी 23.5 डिग्री के कोण की वजह से ही पृथ्वी पर जो दिन और रात की जो लंबाई है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, अगर पृथ्वी सीधी रहती बिल्कुल अपने अक्ष के ऊपर, तो सूर्य के सामने भी बिल्कुल वही पोर्शन रहता। लेकिन पृथ्वी जैसे इस प्रकार से हो गई, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा आ जाता है और ये वाला दूर पड़ जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण दिन और रात की लंबाई में भी क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, किससे? घूर्णन के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं इस घूर्णन के माध्यम से प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। घूर्णन गति के प्रभाव, घूर्णन गति के प्रभाव। देखो, घूर्णन गति के जो प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहला प्रभाव क्या है? दिन एवं रात का बनना। दिन एवं रात का बनना। अगर घूर्णन गति नहीं होती तो या तो हमेशा दिन रहता या हमेशा रात रहती। ठीक है, किसके माध्यम से? घूर्णन गति के माध्यम से। ठीक है, और अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो हमें सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह दिखाई देते। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो जैसे अभी सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। इसका हम लाइफ में, दैनिक लाइफ में अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो देखना कभी, अगर हम गाड़ी में बैठे रहें, गाड़ी खड़ी है और हम खिड़की के पास में बैठे हैं, अगर पास वाली गाड़ी धीरे धीरे आगे निकलेगी तो हमें लगता है कि अपनी गाड़ी कैसे जा रही है? पीछे जा रही है। किया ये महसूस? ये ही महसूस हम करते हैं। अपनी पृथ्वी तो कैसे चलती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। सूर्य अपनी जगह क्या है? स्थिर। लेकिन हमें कैसे दिखाई देता है? वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। आ गई बात समझ में ये? ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो हमें सूर्य और चंद्रमा दोनों कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर। चंद्रमा तो फिर भी हमें गति करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा किसकी गति करता है? पृथ्वी के गति करता है। ठीक है, तो इसका दूसरा क्या है? सूर्य का पूर्व से, हाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ गति करता हुआ दिखाई देना, गति करते हुए दिखाई देना। वही बात बताई ना बेटा अभी, गति करते हुए दिखाई देना। किसके माध्यम से हुआ? दिखाई देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हुई? दिन और रात का बनना, और दूसरा पश्चिम की गति कर दिखाई देना। अच्छा, एक फोर्स है, एक बल है जिसका नाम है कोरियोलिस बल। कौन सा बल है? इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और ये कोरियोलिस बल हवाओं की दिशा में क्या कर देता है? परिवर्तन। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की दिशा के समान, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। ठीक है, तो घूर्णन से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है।
कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। इसका मतलब अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती। अगर कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती तो हवाएं समानांतर या सीधी चलती। ठीक है, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन नहीं होता। किसके माध्यम से नहीं होता, अगर घूर्णन गति नहीं होती। ठीक है, साथ ही इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात बन रहा है अपने। ठीक है, आ गई बात समझ में। दूसरा क्या हुआ, घूर्णन गति के कारण सूर्य का पूर्व से पश्चिम जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, इसके बाद में अगली जो गति है वो हम पढ़ेंगे, कौन सी गति है, आगे भाई अगली गति कौन सी है अपनी, परिक्रमण। कौन सा है, परिक्रमण। दूसरी कौन सी होगी अपनी, परिक्रमण गति हो गई। ठीक है, जो परिक्रमण गति है यह हमें कैसे दिखाई देती है, पूरे वर्ष में एक चक्कर पृथ्वी किसके लगाती है, सूर्य के लगाती है। ठीक है, जिसी को क्या बोलते हैं हम, परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। देखो याद रखने का सीधी सी बात है, हम किसी भी देवता के जाते हैं क्या लगाते हैं, परिक्रमा। ठीक है, तो सूर्य क्या है, एक देवता। सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, परिक्रमण। कंफ्यूज नहीं होना है परिभ्रमण और परिक्रमण में। ठीक है, परिक्रमण याद रह जाएगा। तो देखो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, एक चक्कर लगाती है, परिक्रमा लगाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, परिक्रमण बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार कैसे किस प्रकार से लगाती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसको आरंभ करते हैं 21 जून से। किससे आरंभ करते हैं, 21 जून से। सबसे पहले तो हमें यह पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर 23.5 डिग्री नहीं झुकी हुई होती तो पृथ्वी जो यहाँ पर आपको ऐसे घूमी हुई दिखाई दे रही है, ये ऐसे नहीं होकर बिल्कुल कैसे होती, सीधी। ठीक है, और यहां पर भी पृथ्वी कैसे होती, बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब ये देखो, ये तो था वास्तविक अक्ष। ठीक है, और ये है पृथ्वी का अक्ष, तो इसका मान कितना है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके बारे में, परिक्रमण के बारे में। सबसे पहले 21 जून की स्थिति। 21 जून के समय में क्या होता है, पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते इस स्थिति में आती है, इस प्रकार से घूम जाती है कि उसका जो सीधा भाग है वो सूर्य से जो सामने की जो तरफ जो भाग है वहां पर होती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। ठीक है, ये वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। ये है भूमध्य रेखा, और ये कौन सी है, मकर रेखा है। ठीक है, पिछली क्लास में इसी का अध्ययन किया था हमने। कर्क रेखा कितने डिग्री गोल अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है, तो इस समय 21 जून की स्थिति में, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयानांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीष्म आयानांत। हाँ, ग्रीष्म आयानात।
ठीक है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयानात। अब देखो इस समय होता क्या है, इस समय सूर्य सीधा कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पर। ठीक है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में इस समय कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु आ गई। ठीक है, साथ ही ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य सीधा चमक रहा है, इसका मतलब दिन छोटे होंगे या बड़े होंगे? दिन क्या होंगे? बड़े होंगे, और रातें क्या हो जाएगी? छोटी। तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े एवं एवं रातें छोटी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? इसकी विपरीत स्थिति बनती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। ठीक है, शीत ऋतु है तो वहां पर इस समय दिन छोटे होंगे या बड़े? ठीक है, तो ये कौन सी ऋतु की बात हो गई? ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई। ठीक है, इस समय कौन सा दिन है? 21 जून का समय। कौन सा समय है? 21 जून का समय। जो 21 जून की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 21 जून से अगला समय आता है अपना कौन सा? 23 सितंबर का। कौन सा? 23 सितंबर के समय सूर्य जो सीधा चमकता है वो चमकता है भूमध्य रेखा पर। कहाँ चमकता है? अब जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, कब की बात है? 23 सितंबर की। ठीक है, इसको बोलते हैं विश्व, क्या बोलते हैं इसको? विश्व इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स या विश्व की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी गति करते करते पहुंच जाती है किस समय में? 22 दिसंबर तक। कब? 22 दिसंबर तक जब पहुंचती है तो सूर्य की जो सीधी रेखा है वो गिरती है कहाँ पर? मकर रेखा पर। ठीक है, कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। इसका मतलब इस समय मकर रेखा कौन से गोलार्ध में रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में इस समय कौन सी ऋतु हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। ठीक है, इसका मतलब इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएंगे? दिन बड़े और रातें क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति बन जाएगी। ठीक है, ऋतु कौन सी हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में इस समय कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। कौन सी ऋतु है? ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ही यह सूर्य सूर्य पृथ्वी 22 दिसंबर के बाद गति करते करते कब पहुंचती है? 21 मार्च को। कहाँ पहुंचती है? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा सूर्य चमकने लग जाता है। फिर वही बात जैसे ही भूमध्य रेखा पर सूर्य सूर्य सीधा चमकेगा उसका मतलब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और दिन और रात बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति को भी क्या बोलते हैं? विश्व की स्थिति बोलते हैं। कौन सी? विषुव की स्थिति, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं? ग्रीष्म अयानात। इसको बोलते हैं शीत अयानात। क्या बोलते हैं? शीत अयानात। शीत अयानात बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयानात बोलते हैं। तो देखो
इसको विश्व आयानात भी कहते हैं। इसका मतलब कितने आयानात हो गए अपने? तीन तीन। दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर वाला तो एक ही है, विश्व आयानात। ये कौन सा है? ग्रीष्म आयानात। और ये कौन सा है? शीत आयानात। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि शीत आयानात की स्थिति में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकती है? कहाँ चमकती है? मकर रेखा पर, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म आयानात में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकती है? कर्क रेखा पर। कहाँ चमकती है? तो पृथ्वी मुख्य रूप से दो गतियां कर रही थी, घूर्णन और परिक्रमण, ठीक है। घूर्णन में पृथ्वी अपने स्थान के ऊपर किस हिसाब से घूम रही थी? पश्चिम से पूर्व में। स्पीड कितनी थी? 1670 किलोमीटर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। हाँ, अभी इसकी तो और भी स्पीड और भी खतरनाक है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है एक वर्ष में, उसकी गति है बेटा 1,07,000 किलो। कितनी है? अब आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। हम जब भी किसी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी अगर प्लेन रोड पे एक स्पीड से चलती है तो हमें पता ही नहीं चलता है। जब गाड़ी में ब्रेक लगाएं या थोड़ी सी और रेस दें, तब अपना शरीर क्या होता है? आगे पीछे, तब हमें पता चलता है। अब यहाँ तो पृथ्वी एक ही स्पीड से चल रही है, इसलिए हमें इसका पता ही नहीं लगता है। और साथ ही अपना पूरा वातावरण इसके साथ ही चल रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से भी घूम रही है और इस प्रकार से भी घूम रही है, ठीक है। दोनों गतियां कर रही है पृथ्वी, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों गतियां स्थिर है। कैसी है? गति के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी गति हो गई? परिक्रमण गति हो गई। कौन सी हो गई? अब देखो, इस परिक्रमण गति जो सूर्य है के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये वर्ताकार कक्ष में नहीं लगाती है। किस कक्ष में नहीं लगाती है? वर्ताकार कक्ष में नहीं लगाती है, ठीक है। जैसे ये अपना हो गया क्या? सूर्य, ठीक है। इस सूर्य के पृथ्वी चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, वो लगाती है दीर्घ वर्ताकार पे, दीर्घ वर्ताकार पथ पर। दीर्घ वर्ताकार का मतलब है एक साइड से दूरी अधिक होती है और एक साइड से कम होती है, ठीक है। इसलिए आपने दो शब्द सुने होंगे, अपसोर और उपसोर। हाँ बेटा, अपसोर और उपसोर। तो देखो, जब पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, यहां पर ये क्या है? पृथ्वी है, अपने कक्ष पर क्या कर रही है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो जब जिस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे कम होती है, उसे बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं उसे? उपसौर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दूरी क्या है? कम है, ठीक है। अब देखो, इस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या है? एक दूसरे से अधिक है। इस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। कौन सी स्थिति बोलते हैं इसको? अपसौर बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये अपसौर की स्थिति आती है, यह आती है अपनी जनवरी में। कब आती है? जनवरी में, ठीक है। 3 जनवरी की स्थिति है ये। उपसौर वाली कब की है? 3 जनवरी। प्रश्न यही पूछा जाता है कि उपसौर की स्थिति कब आती है। अपसौर है वो है 4 जुलाई। इतनी है। इसका मतलब सूर्य और जो पृथ्वी की दूरी है, जब एक दूसरे से सबसे नजदीक होते हैं, उस समय बनती है कितनी? उपसौर। और कब बनती है? 3 जनवरी को। जब इन दोनों की दूरी एक दूसरे से सर्वाधिक होती है, उसे बोलते हैं अपसौर। ये स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को, ठीक है। अब देखते हैं इस परिक्रमण गति से
या इस वार्षिक गति से क्या प्रभाव पड़ता है? परिक्रमण गति के प्रभाव, परिक्रमण गति के प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव क्या है? ऋतुओं का निर्माण, का निर्माण, ऋतुओं का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। और जो ये कर्क और मकर रेखा का निर्धारण भी किससे होता है? परिक्रमण गति से। क्योंकि जहां तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पहुंचती है वहां पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और जहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की लास्ट बिंदु तक, जहां तक सूर्य की सीधी किरणें पहुंचती है वहां पर कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। भाई कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो ये 23.5 क्यों निर्धारित किया गया था? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही कर्क रेखा क्यों मानी गई? 24 मान, हाँ बस आई बात समझ में कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लास्ट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही सीधी पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद में कैसे हो जाती है? तिरछी। ठीक है, इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी किससे होता है? हाँ, कर्क रेखा तथा मकर रेखा का निर्धारण। अभी हमने दो स्थितियां पढ़ी, अपसौर और उपसौर की स्थिति। अगर परिक्रमण की गति नहीं होती तो अपसौर और उपसौर की स्थिति भी नहीं बनती। इसका मतलब अपसौर, हाँ, अपसौर तथा उपसौर की स्थिति का बनना, की स्थिति का बनना। ठीक है, इसके माध्यम से वो कंप्लीट हुआ, ये परिक्रमण के कारण हुआ। ठीक है, और अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, सॉरी परिक्रमण नहीं करती तो सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी कहाँ पड़ती? एक ही स्थान पर। तो इसका मतलब किसी स्थान पर तिरछी भी नहीं होती और किसी स्थान पर सीधी भी नहीं पड़ती। ठीक है, इसका मतलब किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणों का तिरछी पड़ना या सीधी पड़ना किसके द्वारा कंप्लीट हुआ? हाँ, किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का सीधा तथा तिरछापन होना तथा तिरछापन होना। ठीक है, एक और है दिन और रात का छोटा बड़ा होना। ठीक है, दिन और रात, देखो कंफ्यूज नहीं होना, दिन और रात का बनना है घूर्णन गति का कारण, दिन और रात का छोटा बड़ा होना है परिक्रमण का कारण। ठीक है, दिन रात का छोटा बड़ा होना। क्या बेटा? दिन और रात, दिन और रात की अवधि में का छोटा बड़ा होना या की अवधि में परिवर्तन होना, दोनों एक ही बात है। छोटा बड़ा होना बेटा, दिन और रात का परिवर्तन होना तो घूर्णन गति हो गया, लेकिन उनकी अवधि में परिवर्तन होना, समय में परिवर्तन होना, हाँ, छोटे बड़े होना किसका है? परिक्रमण का कारण है। ठीक है,
अब अपनी दो स्थितियां और बच गई है, जो बनती है किसके कारण? पृथ्वी की परिक्रमण और घूर्णन गति के कारण। उसमें से एक है सूर्य ग्रहण और एक है चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखो सबसे पहले ये है अपना सूर्य। कौन है ये? सूर्य। इस सूर्य के चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। कौन लगा रही है? इस पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। ठीक है, इसी प्रकार से जिस कलर का लिया है उसी कलर की उसकी कक्षा ले लेते हैं। समझो, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से तीनों क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। सूर्य अपनी जगह क्या है? स्थिर। सूर्य भी चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य का चक्कर बहुत अरबों वर्ष का है, उसको हम काउंट नहीं कर। ये भी पूरे सौर मंडल के क्या लगाता है? चक्कर। ठीक है, लेकिन पृथ्वी किसके चक्कर चक्कर लगा रही है? सूर्य की। तो ये तो क्या हो गई? अर्थ, ये मून और ये सन हो गए। ठीक है, अब इस चक्कर लगाते लगाते दो स्थितियां बन सकती। कैसे बन सकती है? जैसे एक तो है ये सूर्य, ठीक है, सन हो गया, और यहां पर क्या आ गई? अर्थ आ गई, और यहां पर क्या आ गया? मून। मतलब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, एक ही रेखा पर, और बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। ठीक है, दूसरी स्थिति कैसे बनती है? जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये यहाँ पर चंद्रमा, गति करते करते इनके क्या आ गया? बीच में आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की दो प्रकार की क्या बन सकती है? स्थितियां बन सकती है, बनती है ये तो। ठीक है, इन दोनों स्थितियों को बोलते हैं हम सिजकी। क्या बोलते हैं? सिजकी। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का एक रेखा पर आना, एक समानांतर रेखा पर आना क्या कहलाती है? सिजकी कहलाती है। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? अब देखते हैं हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब हमें ये पता है कि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, चंद्रमा के किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। लेकिन जैसे ये पहली स्थिति है ये वाली, अब इसमें सूर्य का प्रकाश यहां से निकला, लेकिन बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। पृथ्वी पर क्या नहीं पाया? पहुंच नहीं पाया। ठीक है, जिसके कारण चंद्रमा पर, सॉरी, सूर्य पर हमें वो ब्लैक सा धब्बा दिखाई देने लग गया। क्योंकि वो ब्लैक धब्बा कौन है? चंद्रमा। कौन है वो? चंद्रमा। क्योंकि वहां से जो सूर्य की किरणें आ रही है उसको किसने रोक लिया? चंद्रमा ने। ठीक है, तो इस स्थिति को बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि वो धब्बा किस पे दिखाई दे रहा है? सूर्य पर। ठीक है, किस पे दिखाई दे रहा है? सूर्य पर। ठीक है, क्या हुआ? समझ में? ऐसे देखो, समझो, इस प्रकार से ये क्या करती है? गतियां करती है। ठीक है, एक समय आया कि ये गति करते करते चंद्रमा यहाँ आ गए। ठीक है, चंद्रमा एक महीने में पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है, जिससे अपनी अमावस्या और पूर्णिमा बनती है। ठीक है, 27.5 दिन में। ठीक है, तो ये वाली स्थिति बन गई। जैसे अब सूर्य से जो प्रकाश निकला, अगर चंद्रमा नहीं होता तो सीधा कहाँ पहुंचता? पृथ्वी। लेकिन बीच में कौन आ गया? अब चंद्रमा। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो किससे टकरा गया? चंद्रमा से। प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाया? पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, जिसके कारण सूर्य पर हमें काला धब्बा दिखाई देने लग गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। कौन सा ग्रहण बोलते हैं? और ये सूर्य ग्रहण हमेशा घटित होता है वो अमावस्या पर घटित। कब होता है? लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर नहीं होता है। ठीक है, होता तो कब है? अमावस्या पर, लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर नहीं होता है। ठीक है, इस सिजगी में हमें दो स्थितियां दिखाई दे रही है, एक में चंद्रमा बीच में और एक में पृथ्वी बीच में। इस स्थिति को बोलते हैं युति, को बोलते हैं व्युति। ठीक है, युति ये है ये, और ये क्या है? व्युति।
इसका मतलब सूर्य ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं? युति, ठीक है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति को वियुति। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, सूर्य से प्रकाश निकला, कहाँ पहुंच गया? पृथ्वी पर। चंद्रमा पर वो प्रकाश नहीं पहुंच पाया, तो चंद्रमा पे खुद का प्रकाश है भी नहीं। जब पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचा, तो ये हमें यहाँ से कैसे दिखाई देने लग जाएगा? काले कलर का। कैसे, किस कलर का? काले कलर का, जिसको हम क्या बोल देते हैं? चंद्र ग्रहण। क्या बोल देते हैं? चंद्र ग्रहण बोल देते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? चंद्र ग्रहण जो स्थिति घटित होती है वह हमेशा कब होती है? पूर्णिमा को। कब होती है? पूर्णिमा को। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होती है, क्योंकि यह स्थितियां प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं बनती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? देखते हैं एक बार आज की क्लास में। पृथ्वी की गतियां हमने दो प्रकार से पढ़ना आरंभ किया, ठीक है। उसमें पहली गति कौन सी थी? घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति। अगली कौन सी हो गई? परिक्रमण गति। कौन सी हो गई? परिक्रमण। घूर्णन कब करती है पृथ्वी? कितने समय में करती है? अपने अक्ष पर पूर्व से, सॉरी, पश्चिम से पूर्व लगभग 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? दिन और रात बन रहा है, ठीक है। सूर्य में पूर्व से पश्चिम जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अगली स्थिति देखी हमने कौन सी? परिक्रमण। कौन सी देखी हमने? परिक्रमण देखी। परिक्रमण का काल कितना है अपने? लगभग 1 वर्ष, ठीक है। फिक्स की बात करें तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है। कितना है? 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड। कितना है? 48 मिनट और 46 सेकंड। अब एक चीज देखो इधर, यह है लगभग 6 घंटे हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं ये? लगभग। तो ये 6 घंटे 4 साल के जुड़ के 24 घंटे हो गए, जिससे एक दिन की क्या हो जाती है? वर्दी, जिसे फरवरी के अंदर 28 के बाद 29 तारीख में जोड़ दिया जाता है, जिसे कौन सा वर्ष बोलते हैं? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष बोलते हैं? ठीक है, कौन सा? लीप वर्ष उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा उपसौर और अपसौर के बारे में, और परिक्रमण गति के प्रभाव देखे। ऋतुओं का निर्माण हो गया, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण हो गया, अपसौर और उपसौर की स्थिति का बनना हो गया, किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणों का सीधा या तिरछापन, और दिन और रात का। फिर देखा हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। जब ये तीनों एक ही रेखा में आते हैं उसे क्या बोल देते हैं? सिजगी। सूर्य ग्रहण की स्थिति को युति और चंद्र ग्रहण की स्थिति को वियुति बोल देते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने पृथ्वी की गतियों का अध्ययन किया, ठीक है। थैंक यू।